ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और अब आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ऐलान सुनवाता हूं। बताता हूं जिस ऐलान के बाद प्रदेश के छात्रों और युवाओं का भरोसा बढ़ा है। सिर्फ एक लाइन, सीएम की कही एक लाइन ने परीक्षा पेपर लीक और नकल माफियाओं की मानो पैरों तले की जमीन खिसका दी, उनके होश फाख्ता कर दी। देश भर में परीक्षाओं में धांधली की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली से लेकर रांची और प्रदेश अलग अलग प्रदेशों में छात्रों का आक्रोश भी सामने है। छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर है कि उनकी बरसों की मेहनत किसी एक की लापरवाही से या एक गिरोह की लापरवाही से खत्म हो जाती, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा ना हो। इसी के लिए योगी सरकार ने साफ किया कि अगर छात्रों के भविष्य से ऐसा कोई भी खिलवाड़ होता है तो गुनहगारों के लिए 3 पीढ़ियों को इसका हिसाब चुकाना होगा। यूपी में अब तक गुंडे बदमाशों के साथ जो हुआ, यूपी में अब तक जो एक्शन माफिया के खिलाफ हुआ, जो सजा लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने वालों को मिली, अब वही हाल छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वालों का भी होगा। यूपी में पेपर लीक माफिया, नकल माफिया, सॉल्वर गैंग, प्रश्न पत्र बेचने वालों, परीक्षा में गड़बड़ी और रिजल्ट में हेराफेरी करने वालों पर सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया है। और हमने कहा है कि युवा के हितों के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उसके लिए जेल होगी और बाप दादों की कमाई को भी जब्त करके गरीबों में बांटने का काम कर देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के संत कबीर नगर में पेपर लीक और नकल माफिया पर सख्त चेतावनी देते हुए क्लियर कट मैसेज दिया है। सीएम ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था की पूरी संपत्ति जब्त की जाएगी और दोषियों को आजीवन कारावास की सजा भी दिलाई जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने वालों को भी योगी ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधियों के लिए सिर्फ जेल और जहन्नुम 2 ही जगह है। आज कोई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। छात्रों की छात्रवृत्ति में डकैती नहीं डाल सकता। नौजवानों के हक पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। और सरकार ने पहले से तय कर रखा है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई। 2 ही जगह होगी, या जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले देश भर में पेपर लीक का मुद्दा गर्म है। प्रदेशों में सरकार भले ही किसी भी पार्टी की हो, लेकिन युवाओं के मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही है। यही वजह है कि यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 पारित किया गया है और परीक्षा पेपर लीक करने और नकल के जरिए धांधली करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान तैयार कर दिया गया है। अब इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों को 2 से 10 साल जेल और 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, परीक्षा में नकल कराने पर 3 से 10 साल तक जेल और 3 लाख से 10 लाख तक जुर्माना, सॉल्वर गैंग के खिलाफ 7 से 14 साल जेल और 10 से 25 लाख जुर्माना, सॉल्वर गैंग के दोबारा अपराध करने पर आजीवन कारावास और 50 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना, धमकी या बलपूर्वक परीक्षा को प्रभावित करने पर आजीवन कारावास और 50 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना, और परीक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी की जानबूझकर लापरवाही पर 2 से 7 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान है। नए अधिनियम में अलग से धारा 16 अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी को भी रखा गया है, यानी अपराध करने वालों की संपत्ति कुर्क या जब्त करने की कार्रवाई का भी प्रावधान है, जिससे मेहनत कर परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों को चंद लालची और मौका परस्त लोगों की वजह से मुश्किलों का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। सीएम योगी सिर्फ अपराधियों के लिए बड़े फैसले नहीं ले रहे, उत्तर प्रदेश के युवाओं पर भी उनका पूरा ध्यान है और इसलिए इस सरकार में युवाओं के लिए नई योजनाएं भी शुरू की जा रही। चुनावी साल से पहले योगी टीम प्रदेश की जेन जी यानी युवा शक्ति से संवाद कार्यक्रम चलाने का प्लान कर रही है, क्योंकि यही 2027 के चुनाव में एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं।
की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है। 2027 के यूपी चुनाव में युवा बड़ा फैक्टर बनता दिख रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी जेनजी की चिंगारी ने सियासी दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। लिहाजा यूपी में अगले साल होने वाली सियासी जंग के लिए सीएम योगी और बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। हमारा युवा असीम ऊर्जा का केंद्र है, प्रतिभा का केंद्र है। उस युवा को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला है। इन दिनों सीएम योगी जहां भी जा रहे हैं, युवा शक्ति की बात करना नहीं भूलते, चाहे कांवड़ यात्रा हो या तिरंगा यात्रा। और आज विश्व युवा दिवस पर भी सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ खड़े होने का वादा किया। योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऊर्जा, उत्साह और असीम संभावनाओं से परिपूर्ण हमारे युवा साथी विकसित भारत के सुदृढ़ आधार स्तंभ हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी युवाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप अपनी प्रतिभा से सफलता के नव नव स्पर्श करें। जहां भी रहिए, कौशल, संस्कार और सेवा भाव के मूल मंत्र को हृदय में संजोए रखिए। डबल इंजन की सरकार आपके स्वप्नों को साकार देने के लिए हर कदम पर साथ खड़ी रहेगी। योगी सरकार ने 5 दिन पहले ही यूपी में राज्य युवा आयोग का गठन किया है, जिसके जरिए युवाओं को बेहतर शिक्षा, खेल संसाधन और रोजगार की रूपरेखा तैयार की गई है। 16 से 35 साल के युवाओं पर फोकस होगा। युवाओं की राय से नई युवा नीति तैयार होगी। हर जिले में यूथ इंक्यूबेशन सेंटर बनेंगे। और अब तो हमने कहा है, यूपी के अंदर बहुत शीघ्र हम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था। जहां एक तरफ चुनावों के लिए वोटर्स का मन भांपने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं अब स्कूल, कॉलेज, छात्र, करियर, रोजगार, एग्जाम, यानी वो तमाम मुद्दे जिन पर आज की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा सवाल पूछती है, इसे लेकर प्लान सीधे संवाद का है। 2027 के लिए जेनजी यानी युवा शक्ति को साधने के लिए अब योगी टीम जमीनी स्तर पर उतरने वाली है, जिसके तहत यूपी में बीजेपी के युवा नेता अब स्कूल, कॉलेजेस तक पहुंचकर जेनजी से सीधा संवाद करेंगे। पार्टी का फोकस युवाओं की समस्याओं, अपेक्षाओं और मुद्दों को समझने पर रहेगा और इसमें बीजेपी नेता छात्रों के बीच जाकर सीधा फीडबैक लेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इस पहल को पार्टी के युवा वोटर तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। जेनजी के बीच सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट, रोजगार जैसे मुद्दों को भी पार्टी की रणनीति में शामिल किया जा सकता है और फीडबैक के आधार पर ही पार्टी अभियान तैयार कर सकती है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो। वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। हमने यूपी के कई जेनजी से बात की और जाना कि आखिर उनके दिल में क्या है। यूथ हम लोग अब एजुकेटेड हैं और अपना माइंडसेट अपने हिसाब से चलाना ज़रूरी समझते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि हर पार्टी अपने अच्छाई बोलेगी, अपनी कोई बुराई नहीं बोलेगा। हमें रोजगार मिले और शिक्षा, जो पेपर लीक हो रहा है वो पेपर लीक बिल्कुल ना हो और महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छे से हो जाए। अभी राजनीतिक पार्टियों को ग्राउंड पर जरूर आना चाहिए, फील्ड पर जरूर उतरना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए और देखना चाहिए कि रियलिटी क्या है। यानी 2027 के चुनाव में पहली बार बड़ी संख्या में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं। यूपी में जेनजी वोटर कुल मतदाता का करीब 15% बताया जा रहा है। कई सीटें पिछले चुनाव में कम मार्जिन से जीती गई थी, इसलिए युवा वोट निर्णायक बन सकता है। 2027 में जेनजी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा होगा और इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन रामबाल साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। आपको याद होगा कि अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान, जिसकी कुछ वक्त पहले मौत हुई, इस हादसे को लेकर के, उस मौत को लेकर के कई सवाल खड़े, कई आरोप भी लगे। लेकिन अब 6 दिनों के बाद एक वीडियो सामने आ चुका है। ये अबान की गाड़ी है।
इस सारे सवालों पर एक यही वीडियो विराम लगा रहा है और बता रहा है कि अबान की मौत कैसे हुई। अतीक के बेटे की मौत कैसे हुई? अबान अहमद की कार कैसे पलटी? ये महज हादसा था या कोई साजिश? जांच होनी चाहिए और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब दिए जाने चाहिए। 22 सेकंड के वीडियो ने इन सारे सवालों से पर्दा उठा दिया। जो अब तक माफिया अतीक के बेटे की सड़क हादसे में मौत को साजिश बता रहे थे, जांच की मांग कर रहे थे, योगी सरकार पर सवाल उठा रहे थे, हादसे के 6 दिन बाद 22 सेकंड के एक वीडियो ने सबकी बोलती बंद कर दी। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती कार अचानक डिवाइडर से टक्कर खाती है और फिर कई फीट ऊपर तक उछलकर पलट जाती है। यह खौफनाक मंजर उस वक्त का है जब झांसी में अतीक अहमद के बेटे अबान की कार का एक्सीडेंट हुआ। हादसे के 6 दिन बाद इसका वीडियो आया है, क्योंकि ये सब पीछे चल रही कार के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। जिस कार के डैशबोर्ड कैमरे में हादसा रिकॉर्ड हुआ, उसके आगे अबान की क्रेटा कार तेज रफ्तार से चल रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार क्रेटा कार ने पिकअप को ओवरटेक किया, जिसके बाद संतुलन बिगड़ा और कार बेकाबू हो गई। पहले कार सड़क किनारे उतरी और फिर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार करीब 10 फीट हवा में उछल गई, जिससे कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। चंद सेकंड में सड़क पर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई और हादसे में अबान और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई थी। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव और जमाते इस्लामी हिंद ने इस हादसे को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए थे और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। जिस तरह से उनको मारा गया, और वो मारा गया तो सबके सामने मारा गया, और उसके 2 लड़कों को मार दिया, तीसरा लड़का अभी और एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का, झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। तो जब इस तरह की गवर्नमेंट हो तो मुद्दे एक थोड़ी, वहाँ तो कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं, बातें। जांच होनी चाहिए और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब दिए जाने चाहिए। तो ये तो एक जांच का विषय है और इसके तमाम पहलुओं पर गौर होनी चाहिए कि ये वाकई एक नेचुरल एक्सीडेंट है या कुछ और चीज़ है। तो जांच के बाद ही कोई राय कायम करनी चाहिए। मगर 6 दिन बाद आए इस वीडियो ने सभी सवालों पर विराम लगा दिया है। इस एक वीडियो ने सबको बता दिया कि अतीक के बेटे की मौत कैसे हुई। कार हादसे का वीडियो सामने आने पर बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। अब अतीक अहमद जिसके बेटे की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, उसको लेकर के भी रामगोपाल यादव सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बड़ी निर्ममता के साथ अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। तो क्या अपराधियों के प्रति उदारता बरतनी चाहिए? क्या अपराधियों को सरकारी वायुयान में बैठाल करके नाश्ता करना चाहिए, जैसा अखिलेश यादव जी दंगाइयों के साथ किया करते थे? ये योगी आदित्यनाथ सरकार है, यहाँ कानून का डंडा पूरी निर्ममता से ही चलेगा। दरअसल अबान 6 अगस्त को अपने भाई अली अहमद से मिलने झांसी जेल जा रहा था, लेकिन झांसी से करीब 70 किलोमीटर पहले पुंछ इलाके में उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। और इस हादसे में उसकी मौत हो गई थी। अबान को तो 2 दिन बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया, मगर उसकी मौत से जुड़े सवालों पर मिट्टी आज पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब यूपी में वक्फ बोर्ड में सबसे बड़े घोटाले का आरोप है, मदरसे में घोटाला। दरगाह में चंदा चोरी के बाद अब वक्फ की संपत्तियों में घपले का आरोप है। और आरोप यह है कि आखिर 1000 करोड़ कैसे वक्फ बोर्ड डकार गया। वक्फ बोर्ड में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला। उत्तर प्रदेश या सुन्नी वक्फ बोर्डों में लगभग 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। वक्फ के नाम पर हिंदू संपत्तियों पर भाईजान का कब्जा। शिया वक्फ बोर्ड में तो 2500 फर्जी वक्फ दर्ज कर दिए गए। क्या वक्फ बोर्ड लूट खसोट का अड्डा बन गए? ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए। पहले मदरसे में घोटाला, फिर दरगाह में चंदा चोरी,
अब वक्फ बोर्ड में सबसे बड़े घोटाले का आरोप लगा है। मौलानाओं पर देखरेख के नाम पर मुस्लिमों को गुमराह कर वक्फ में घोटाले की पोल अब खुलने लगी है। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने बरेली में वक्फ में 320 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, तो अब शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण सेंगर उर्फ वसीम रिजवी ने 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। जितेंद्र नारायण सेंगर ने सीएम योगी को शपथ पत्र देकर वक्फ में चल रहे लूट का सच सामने लाने के लिए जांच की मांग की। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में वक्फ की बहुमूल्य संपत्तियां बेची गई हैं और उसकी बंदरबाट हुई है। एक मुल्ला तो 10 लाख की एक कब्र बेच रहा है लखनऊ में। मुस्लिम मुल्लाओं को खुश करने के लिए नियम विपरीत उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग बहुत सालों से बनते चले आ रहे हैं। सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता चला आ रहा है, जबकि एक बोर्ड बनना चाहिए। वर्तमान वक्फ बोर्ड क्या जांच के दायरे में नहीं आते? जितेंद्र नारायण उर्फ वसीम रिजवी ने लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़ और झांसी समेत कई शहरों में करोड़ों रुपए की वक्फ की संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया है। जिन लोगों पर वक्फ की संपत्ति की देखरेख का जिम्मा था, उन्हीं लोगों ने वक्फ की अरबों रुपए की संपत्ति को कौड़ियों के भाव बेच दिया और पैसा टकार गया। शपथ पत्र देकर माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत की है कि एक एसआईटी का गठन करके उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्डों में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराएं। मैंने शपथ पत्र में मुल्लाओं के नाम भी उजागर किए हैं, उन वफ़ों के नाम भी उजागर किए हैं जहां वक्फ बेचे गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच कराई तो उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश होगा। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1.22 लाख संपत्तियां हैं, जबकि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 5000 संपत्ति ही है। लेकिन इन संपत्तियों को मौलाना अपनी निजी संपत्ति समझ बैठे। आरोप है कि मुतवाली रिकॉर्ड में हेर फेर कर वक्फ की संपत्तियों को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। मौलानाओं पर 10-10 लाख रुपए में कब्र बेचने का भी आरोप लगा है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण सेंगर से पहले शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास भी कब्र बेचने की आरोप लगा चुके हैं। एक मुल्ला तो 10 लाख की एक कब्र बेच रहा है लखनऊ में। क्या बताइए, 8 लाख की कब्र बिक रही है और एक कब्र 8 लाख की बिकती है। अगर महीने में मान लीजिए 10 कब्रें भी बिकी तो 80 लाख रुपए हो गए। अब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वक्फ संपत्तियों को लूटने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। योगी आदित्यनाथ से वक्फ बोर्ड, दरगाह, मदरसों को मिलने वाले 1-1 रुपए की जांच की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी। संसद में लगातार हंगामा है। संसद के अंदर दिल्ली के छात्रों पर लाठीचार्ज पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है। ये पूछा जा रहा है कि लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया। संसद का कामकाज इसी विरोधाभास के बीच में ठप। विपक्ष अब तक संसद में गृहमंत्री के जवाब पर अड़ा था, लेकिन जब सरकार चर्चा को तैयार हुई, जब गृहमंत्री ने खुद कहा कि मैं जवाब देने को तैयार हूं, तयशुदा वक्त पर मैं पहुंचूंगा, इसी बीच कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने डिमांड बदल दी। यानी छात्रों के नाम पर अभी भी संग्राम बाकी है। राहुल गांधी तेरी पूरी नीति नहीं चलेगी। He should resign because he is culpable. कल संसद का मानसून सत्र खत्म होने वाला है, मगर संसद के अंदर और बाहर छात्रों के नाम पर सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रोज की तरह आज भी संसद के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और पोस्टर लहराए। जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल पर विपक्ष संसद में गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है, जिसके चलते संसद में कामकाज ठप था। कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित हो जाती थी, मगर अब जबकि गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब देने को तैयार हैं, फिर भी हंगामा खत्म नहीं हो रहा है। संसद का गतिरोध खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को ऑफर दिया कि सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। इसके लिए बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने नीट पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो
इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है और हर चीज का जवाब दूंगा। मगर विपक्ष की डिमांड बदल गई है। अब तक संसद में गृह मंत्री के बयान पर अड़ा विपक्ष अब उनका इस्तीफा मांगने लगा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री पहले ये बताएं कि जंतर मंतर पर छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई। अगर अमित शाह ने आदेश दिया तो वो इस्तीफा दे। Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. इस बीच आज भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। कई बार कार्यवाही स्थगित हुई। संसद की कार्यवाही में 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट का खर्च आता है। लेकिन 20 जुलाई से 17 अगस्त तक लोकसभा सिर्फ 16 घंटे 7 मिनट चली, जबकि इस दौरान राज्यसभा 31 घंटे और 20 मिनट चली। यानी छात्रों के नाम पर संसद ठप है। ना कोई बहस, ना कोई चर्चा, सिर्फ और सिर्फ हंगामा होता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के कुशीनगर में 5 साल पहले करोड़ों की लागत से एक पोर्टेबल अस्पताल बनाया गया। उद्देश्य यही था कि मरीजों को जिला अस्पताल या गोरखपुर ना जाना पड़े। लेकिन 5 सालों के बाद भी इस अस्पताल का उद्घाटन तक नहीं हुआ है। 5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और सिस्टम की लापरवाही से हाल यह है कि अस्पताल खुद बीमार दिखाई पड़ रहा है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। पोर्टेबल अस्पताल, करोड़ों की लागत, महंगी मशीनें। तस्वीरें कुशीनगर के पोर्टेबल अस्पताल की, जिसे 5 साल पहले कोविड महामारी के दौरान बनाया गया था ताकि आसपास के लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, मरीजों को 50 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल ना जाना पड़े। मगर आज खुद 72 बेड का अस्पताल ही आईसीयू में है, क्योंकि ना तो इस पोर्टेबल अस्पताल का उद्घाटन हुआ और ना ही किसी मरीज को यहाँ इलाज मिला। आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल सिर्फ धूल फांक रहा है। आज हालत ये है कि पोर्टेबल हॉस्पिटल खंडर में तब्दील हो चुका है। गेट पर ताला लगा है, आइसोलेशन वार्ड के दरवाजे टूट चुके हैं, बेड खराब हो रहे हैं, पंखे एसी टूटकर गिरे हुए हैं, पूरा अस्पताल परिसर झाड़ियों से घिरा है, महंगी मशीनें जंग खा रही हैं। पोर्टेबल हेल्थ केयर यूनिट है जो कि 72 बेड फैसिलिटी मुहैया कराता है। आइसोलेशन वार्ड है ये, और वार्ड की हालत देख लीजिए, दरवाजा टूटा हुआ है, एसी काम करने लायक नहीं है क्योंकि यह भी टूट चुका है। अंदर जो नए बेड लगाए गए थे वह भी यूं ही पड़ा है। यानी कहा जा सकता है कि कोविड दौर में जिस मकसद से इस हॉस्पिटल को स्थापित किया गया वह मकसद पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इस हॉस्पिटल का कभी उद्घाटन ही नहीं हुआ। करीब 5 करोड़ की लागत से 72 बेड का पोर्टेबल हॉस्पिटल को छितौनी के न्यू पीएचसी परिसर में बनाया गया था, जिससे ग्रामीणों को इलाज के लिए जिला अस्पताल या 100 किलोमीटर दूर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ना जाना पड़े। मगर सरकार की पहल कभी धरातल पर उतर ही नहीं पाई। जो नया हॉस्पिटल बना है आपके बगल में, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कभी सेवा ली है उसका? कभी चालू नहीं हुआ तो कब चालू होगा? आप लोगों ने कभी मांग नहीं की कि इस हॉस्पिटल को चलाना चाहिए? अरे बहुत कुछ कहा गया, यहाँ का पब्लिक जनता ने आवाज दी, और बोलिए कोई जानकारी नहीं है जनता को। जब हॉस्पिटल चलता तब न जनता को समझ में आता कि यहाँ क्या चीज है। अच्छा, सरकार तो केवल आप बना दीजिए चले जाइए, तो भाई उसका क्या हम लाभ उठाएंगे? यहाँ न डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई न स्टाफ की, जिसके बाद इसे न्यू पीएचसी को सौंप दिया गया। हालांकि न्यू पीएचसी के स्टाफ का दावा है कि पोर्टेबल अस्पताल में कुछ दिन ओपीडी चली, मगर तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ कोई ऐसी सेवा कभी शुरू ही नहीं हुई। लगभग 2 साल ये क्रम चला। 2 साल के बाद अब स्टाफ के अभाव में धीरे धीरे जो है फिर वहाँ पे जनरेटर चलता नहीं था, गर्मी होती थी, फिर हम लोग यहीं देखने लगे। उसके बाद अज्ञात असामाजिक तत्व जो है वो सब पीतल के तांबे उम्बे सब तोड़ दिए, फिर धीरे धीरे उसको नुकसान करने लगे। उसके बाद फिर क्रमशः मैंने 2 बार FIR दर्ज किया, फिर सीएमओ साहब को सूचना भी दिया, लेकिन कोई चोर पकड़ा नहीं गया आज तक।
दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक जटाशंकर त्रिपाठी की पहल से उत्तर प्रदेश सरकार और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन अस्पताल का निर्माण कराया गया था, मगर 2022 के चुनाव में उनका टिकट कट गया, जिसके बाद अस्पताल भी राजनीति और लापरवाही का शिकार हो गया। यूपी में सिस्टम की अनदेखी से करोड़ों का नया अस्पताल धूल फांक रहा है, तो एमपी के ग्वालियर में 74 साल पुरानी अस्पताल की बिल्डिंग मौत को दावत दे रही है। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में अचानक छत का प्लास्टर गिर गया। हादसे की चपेट में आने से एक बच्चे की जान बाल बची। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त वार्ड में 16 बच्चे मौजूद थे, जिसके बाद सभी को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। इस अस्पताल में 2024 से अब तक 8 बार हादसे हो चुके हैं। यानी यूपी हो या एमपी, सिस्टम की लापरवाही लोगों की जान बचाने वाले अस्पताल पर भी भारी पड़ रही है। कुशीनगर से प्रमोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको याद होगा कि एयर इंडिया का एक विमान जिसमें टर्बुलेंस हुई थी, कई लोग घायल हुए थे, उसको लेकर के कई सवाल उठाए गए थे। उसके पायलट को लेकर के कई सवाल उठाए गए थे और खबर यह भी आई थी कि दूसरे डोप टेस्ट में पायलट फेल हुआ था। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया और यह हादसा कितना और भयावह हो सकता था, ये मैं दिखाता हूं आपको। चार अगस्त 2026 फुकेट से दिल्ली की उड़ान। विमान में 137 यात्री, 8 क्रू मेंबर्स। 4 अगस्त को 40,000 फीट की ऊंचाई पर 137 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स की जिंदगी दांव पर लगी थी, क्योंकि प्लेन का पायलट गांजे के नशे में चूर था। हवा में सिर्फ प्लेन ही नहीं था, बल्कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 का पायलट भी नशे में हाई था। तभी फुकेट से दिल्ली आ रही ये फ्लाइट हिचकोले खाते हुए 300 फीट नीचे आ गई और विमान में हड़कंप मच गया। प्लेन में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को जोर का झटका लगा। 4 क्रू मेंबर्स और 20 यात्री बुरी तरह घायल हो गए। 5 मिनट तक लोगों की सांसें अटकी रही। विमान के अंदर जगह जगह ओवरहेड बॉक्स डैमेज हो गए। जानकारी के मुताबिक प्लेन ही नहीं, मेन पायलट को भी को पायलट ने संभाला और फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई, मगर यात्रियों ने आप बीती बताई तो सभी हैरान रह गए। इसका एक्चुअली हम लोग को बहुत शक था, क्योंकि जो पायलट का डिमीनर था, जो उन्होंने पहनावा उनका जैसे दिख रहा था, शर्ट वगैरह बहुत क्रीज था, उसके अंदर टक्ट इन भी नहीं था और उनका जो चाल था वो भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे एक्सीडेंट के बाद या टर्बुलेंस के बाद, तो वो पूरा लग रहा था कि वो नशे में है। तो हम चाहेंगे कि ये इसको आगे लेके जाके बहुत सीरियस एक्शन हो इसके ऊपर। हादसे पर सवाल उठे तो जांच शुरू हुई। तब जाकर पता चला कि प्लेन में सवार 145 लोगों की जिंदगी जिस पायलट के हाथ में थी, वो तो गांजे के हेवी डोज में था। पायलट इन कमांड यानी कैप्टन का शुरुआती स्क्रीनिंग टेस्ट संदेहास्पद पाया गया, जिसके बाद उनका दूसरा निर्णायक कंफर्मेटरी टेस्ट कराया गया। 11 अगस्त को इस दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिसमें कैप्टन के शरीर में मारिजुआना यानी गांजा की मौजूदगी की पूरी तरह पुष्टि हुई। सुरक्षा के लिहाज से इस तरह की बड़ी घटना के बाद फ्लाइट क्रू का साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट यानी नशीले पदार्थों की जांच जरूरी होती है। यही वजह है कि सच सामने आ गया। लेकिन इस सच ने सिर्फ गांजे के नशे में विमान उड़ा रहे पायलट को ही नहीं पकड़ा, बल्कि एविएशन सिस्टम को भी बेनकाब कर दिया। क्योंकि पायलट के लिए 12 घंटे का बॉटल टू थ्रॉटल रूल है, यानी उड़ान से 12 घंटे पहले अल्कोहल बैन, 12 घंटे पहले सेडेटिव नारकोटिक बैन है। अल्कोहल वाले माउथ वॉश भी प्रतिबंधित है। उड़ान से पहले ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट होता है। भारत में लैंडिंग वाले विदेशी विमानों में भी टेस्ट होता है। टेस्ट नहीं करवाने पर पॉजिटिव माना जाता है। यहाँ तक कि विमान के क्रू मेंबर की भी जांच का नियम है। फिर भला ऐसा कैसे संभव है कि पायलट गांजे के नशे में हो और विमान उड़ाने लगे? हालांकि सच सामने आते ही डीजीसीए ने दोनों पायलटों को जांच पूरी होने तक तुरंत प्रभाव से फ्लाइट ड्यूटी से हटा दिया है। साथ ही इस गंभीर लापरवाही पर एक्शन की बात की है। Would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what action, definitive action needs to be taken on this. But in the meantime, if it is anything related to substance abuse or substance using, I would say that from the ministry we are taking it very, very seriously, and if we find that there needs to be some tweaking in the existing regulations, we are ready to do that. मगर क्या ये इन्वेस्टिगेशन और एक्शन उन पैसेंजर्स का भरोसा जीत पाएगी जो हजारों फीट ऊंचाई पर आसमान में एक पायलट के भरोसे प्लेन में उड़ाने भरते हैं? क्या फ्लाइट में सफर करते वक्त उनके दिमाग में ये सवाल नहीं घूमेगा कि कहीं उनकी जिंदगी किसी गंजेड़ी पायलट के हाथ में तो नहीं है?
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पाकिस्तान से गुरुग्राम तक पहुंची उस साजिश की जिसने पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, जांच एजेंसियों को अलर्ट पर ला दिया। विदेश में बैठकर पाकिस्तान के जरिए हरियाणा और खासतौर पर गुरुग्राम में अपनी दहशत फैलाने की कोशिश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल के एक और मंसूबे को पुलिस ने खत्म किया और गुरुग्राम में पाकिस्तान के जरिए की जा रही साजिश को खत्म किया। 15 अगस्त से पहले नापाक प्लान एक्सपोज। ड्रोन से हथियार सप्लाई, नांदल गैंग की बड़ी साजिश। पाकिस्तान खुद एक बार फिर टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर खड़ा है, लेकिन भारत के खिलाफ साजिश रचने से फिर भी बाज नहीं आया है। भारत के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त से ठीक पहले बॉर्डर पार वाली ऐसी ही साजिश नाकाम हुई है, जिसका सूत्रधार था गैंगस्टर दीपक नांदल। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई पिस्टल से गुरुग्राम में एक बड़ी हत्या की साजिश रची जा रही थी। दरअसल विदेश में बैठा गैंगस्टर दीपक नांगल इस पूरी प्लानिंग का जिम्मेदार है। 3 शूटरों को इसके लिए लगाया गया था, साथ ही उन्होंने टारगेट की रेकी भी कर ली थी, लेकिन पुलिस ने फिलहाल शूटर और सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने हथियारों की तस्करी और बड़ी वारदात की साजिश का भंडाफोड़ करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए 4 युवकों में एक पंजाब का लोकल तस्कर है और 3 आरोपी दीपक नांदल गैंग के गुर्गे हैं। इनके पास से जिंगाना पिस्टल समेत 3 विदेशी पिस्टल, 2 मैगजीन और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इन हथियारों को ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजा गया था। ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से कुछ लोग 3 लोग दीपक नांदल गैंग के ऑपरेटिव्स हैं और उनके पास से हमें हथियार और एमिनिशन मिला है। और एक अमृतसर का रहने वाला है लड़का, जिसने इन वेपन्स को पाकिस्तान से मंगवाया है ड्रोन के थ्रू और आगे इन 3 लड़कों को सप्लाई किया है। और ये 3 लड़के दीपक नांदल गैंग से जुड़े हैं और ये किसी वारदात को अंजाम देने के लिए इन हथियारों को लेकर गुड़गांव जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है वो है गैंगस्टर दीपक नांदल का। वही गैंगस्टर जो कभी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा था, जिसने म्यूजिक प्रोड्यूसर, रैपर और परफॉर्मर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिल पुरिया और रैपर बादशाह के साथ काम किया। लेकिन वही दीपक नांदल अब गैंगस्टर की पहचान के साथ विदेश में बैठकर हरियाणा में अपराध के बीज बो रहा है। पुलिस के मुताबिक दीपक नांदल 9 जुलाई की तरह एक बार फिर गुरुग्राम में वसूली के लिए फायरिंग या मर्डर की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। अब आपको पाकिस्तान की कुछ तस्वीर में दिखाता हूं। पाकिस्तान में हाल कितने बदतर होते जा रहे हैं, वहां की सेना, वहां की सरकार कैसे घुटनों पर आती जा रही है, उसकी एक तस्वीर सामने आई। सेना मुख्यालय के ठीक मेन गेट पर फायरिंग होती है। ये फायरिंग एक ऐसा शख्स करता है जिसकी पहचान जानकर के पाकिस्तानी सेना हड़कंप में आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान जिन लोगों पर लगातार जुल्म ढाता रहा, अब वही लोग ऐसी फायरिंग कर रहे हैं। अपने बंकर में छिपा है मुनीर, हेडक्वार्टर पर फायरिंग, फील्ड मार्शल फरार। खैबर गए धुरंधर से खौफ में पाकिस्तान। रावलपिंडी के जिस आर्मी हेडक्वार्टर को किले की तरह चाक चौबंद सिक्योरिटी वाला दफ्तर बनाया है जनरल मुनीर ने, वहां भी अब वो महफूज नहीं है। मंगलवार की शाम मुनीर के उसी किलेबंद दफ्तर के गेट पर पहुंच गया अज्ञात बंदूकधारी। गनीमत थी कि फायरिंग के वक्त मुनीर दफ्तर में नहीं था। सामने 2 पाकिस्तानी सैनिक थे, वो धुरंधर की फायरिंग के शिकार हुए। एक सैनिक मारा गया जबकि दूसरा जख्मी हो गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं फायरिंग के बाद रावलपिंडी के सेना मुख्यालय के बाहर क्या मंजर है। एक तरफ पाकिस्तानी सैनिक की लाश पड़ी है तो दूसरी तरफ हमलावर धुरंधर की गन। हालांकि सेना की क्रॉस फायरिंग में अज्ञात हमलावर भी मारा गया।
लेकिन जांच में उस हमलावर की जो पहचान सामने आई है वो मुनीर के लिए भी हैरान करने वाली है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक हमलावर का नाम मोहम्मद हुसैन था। मोहम्मद हुसैन खैबर पख्तूनख्वा रहने वाला एक पठान था। उसके पास से इमरान खान की पार्टी पीटीआई के दस्तावेज मिले हैं। पीटीआई के झंडे के साथ बंदूक और कुछ ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 2011 में कश्मीर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराने पर सवाल खड़े होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व में जब कश्मीर से धारा 370 हटी तो कश्मीर में बहुत कुछ बदला। आज कश्मीर में तिरंगा आन बान और शान के साथ लहराता है। 2011 में जब कश्मीर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा लहराने में सवाल उठते थे तो भारत के करोड़ों युवाओं के दिल में दर्द होता था। पर मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर को उस पूरे 370 धारा से समाप्त कर आज कश्मीर में तिरंगा आन बान और शान के साथ लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। मुझे इस बात की खुशी है कि जब हम 80वें स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं तो 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH Brought to you by MDH मसाले।